आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह विज्ञान का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है और पिछले वर्षों कई बार यह सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर यानी PYQ क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, जो विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक पढ़ता है उनको तो पता ही होगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट लड़ जाते हैं। तो यह सभी क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए करते हैं हम लोग आज का क्लास स्टार्ट। और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछेगा, प्लस आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछेगा। जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 24/9/2025 से स्टार्ट होगा और 26/9/2025 तक चलेगा। एक दिन में 2 पेपर कराए जाएंगे। आपका पहला दिन होगा हिंदी संस्कृत, दूसरा दिन आपका होगा साइंस मैथ, तीसरा दिन होगा आपका संस्कृत सोशल साइंस, यही सभी होगा। संस्कृत से आप लोग देख लीजिएगा, रूटीन भी जारी हो चुका है, तो यह सभी भी होगा। और आपको परीक्षा में उपस्थिति होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो यह अर्धवार्षिक परीक्षा जरूर दीजिएगा कक्षा 10 के छात्र। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं वही क्वेश्चन से पूछा है, और यह क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, कॉमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कई बार पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आप लोग पढ़े होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बाबू अच्छा क्वेश्चन है, आता है। तो कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 2 का राइट आंसर ए होगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है वह क्षार करता है। अगर यह 2 क्वेश्चन आपको याद है तो 1 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म है, क्योंकि एक क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चनों में से जरूर लड़ ही जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू, तो आप लोग याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र कोशिका है जो सबसे लंबी कोशिका है। तो आपको याद कर लेना है, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका कैसी थी, तो कोशिका मृत थी। जब खोज किया गया तो कोशिका मरी हुई यानी मृत कोशिका को देखा गया माइक्रोस्कोप में, आपको याद कर लेना है रॉबर्ट हुक के द्वारा। यह क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्न में से किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम जैसे धातु को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम का संकेत Na होता है, ये भी याद रखिएगा। और एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम का संकेत K होता है। और एक होता है लिथियम। यह जो तीनों धातु है, इन तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम का संकेत Li होता है। तो यह सभी भी आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, बाबू क्वेश्चन पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर के पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है। बाबू क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के पेपर में हूबहू यह क्वेश्चन पूछा था प्रथम शिफ्ट के। तब पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित रहती है, तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। बीच में क्या होता है, तो बीच में आपका होता है 0 से लेकर 14 तक की पीएच स्केल पर संख्याएं अंकित रहती है। बीच में आपका 7 होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 जो होता है आपका शुद्ध भी होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह सभी क्वेश्चन आया हुआ है, हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन सभी पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है,
तो 7.4 होता है, आपको याद कर लेना है। तो यह सभी भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बाबू अच्छा क्वेश्चन है, यह सभी पूछे जाते हैं, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो वह टंगस्टन का बना होता है। किसका, तो टंगस्टन का बना होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत हीटर क्या, तो विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर हो या विद्युत इस्त्री में हम लोग किस तार का प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आएगा, यह सभी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि टंगस्टन को पिघलाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तो टंगस्टन को पिघलाने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यानी 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान आप लोग दीजिएगा, तभी यह पिघलेगा, वरना टंगस्टन नहीं पिघलेगा। यह क्या है, तो टंगस्टन सबसे मजबूत है, आपको याद रखना है। और जो जल का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना यानी खौलना लगता है, यानी भाप में परिवर्तित होने लगता है। और जान जाइए यह 3500 डिग्री यानी इसका गलनांक कितनी अधिक है, इतना डिग्री सेल्सियस होगा तभी यह गलेगा। तो आपको समझ में आया, आप लोग नहीं भूलिएगा, हम बारीकी तरीके से आपको हम बता दिए, अच्छे तरीके से बिल्कुल हम बताएंगे, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ लेना है। यहाँ पे पूछा गया है 7 नंबर में कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन पूछा ना जो हम आपको बताए थे, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है या 7 के बराबर होता है। राइट आंसर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। और अम्ल और क्षार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि अम्ल और क्षार जो होता है वह आपस में अभिक्रिया करके, यानी अम्ल और क्षार यह दोनों आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो यह दोनों आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाता है। और लवण क्या होता है, तो उदासीन होता है। यानी अम्ल और क्षार मिलेगा तो आपस में उदासीन अभिक्रिया बनाएगा, और उदासीन अभिक्रिया में वह लवण बनाता है, प्लस जल भी बनाता है। तो आपको याद कर लेना है। और शुद्ध जल का पीएच मान इसीलिए 7 होता है क्योंकि वह लवण प्लस जल बनाता है। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का क्यों कारण है। तो आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, यानी आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण क्या होता है, तो प्रकाश का पराकिरणन, प्रकाश के पराकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपको याद रख लेना है। और इंद्रधनुष कब बनता है, तो वर्षा के पश्चात, यानी जब वर्षा होता है उसके बाद इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड परीक्षा में कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बाबू आएगा क्वेश्चन, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। राइट आंसर ए होगा, मीथेन है। कबो कबो आपके ऑप्शन में मीथेन नहीं देगा बल्कि इसका फार्मूला लिख देगा। क्या लिखेगा, तो CH4 लिख देगा। और आपसे पूछेगा कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो CH4 का अर्थ क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH4 है। याद नहीं है, याद कर लीजिए, डायरेक्ट रासायनिक सूत्र पूछ देता है कबो कबो। और यह क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 2023 या 22 के पेपर में। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है, आपको याद रख लेना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो गैस है वह ग्रीन हाउस माना जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं CO2 को। तो आपको ये भी याद रख लेना है, यह क्वेश्चन सभी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, तो यह अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो यह अम्लीय होता है। ये आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। जब यह अम्लीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, अगर ध्यान से पढ़ते होंगे तभी आप लोग बता पाइएगा, हमको पूरा विश्वास है। अगर अच्छे तरीके से आपको नहीं पढ़े होंगे तो आपसे नहीं बनेगा वो भी क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वही सीधा होता है। क्या होता है, तो वह सीधा होता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा
हमेशा कैसा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी वाला होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, तो उल्टा बनेगा, ये आपको याद कर लेना है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह सीधा बनता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब भी है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो पर्दे पर उतार सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो यह पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ, तो पत्तियों में पाया जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर की, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, यह क्वेश्चन आता है। तो पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वह फ्लोएम उत्तक करता है। तो यह दोनों क्वेश्चन अगर आपको याद है तो 1 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म हो गया, आपको आप लोग को याद होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पेड़ पौधे की पत्तियां किसके कारण से हरे दिखाई देती है, यह क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। तो पेड़ पौधा की पत्तियां किसके कारण से हरी भरी दिखाई देती है, तो वह क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, यानी Mg। फिर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, यानी हरा कलर का होता है। आप क्वेश्चन पूछ देगा कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, वह किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों के रंध्रों के द्वारा होता है। पत्तियों में रंध्रों के द्वारा होता है, आपको याद कर लेना है। यह क्वेश्चन सभी पूछते हैं बोर्ड परीक्षा में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। किसका, आप लोग लिख लीजिएगा, अर्धचालक का हम लोग प्रयोग करते हैं सौर सेल बनाने के लिए। और अर्धचालक इसमें से कौन है, तो सिलिकॉन जो है वह अर्धचालक है, और यही सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग करते हैं सौर सेल बनाने के लिए, यानी सोलर सेल बनाने के लिए। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है बाबू, आएगा क्वेश्चन, रिवीजन करके पढ़ा गया क्वेश्चन ना बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। आपको याद कर लेना है, CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, अगर किसी बच्चा में टैलेंटेड है, वह बच्चा में पावर है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। हिम्मत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चैलेंज करते हैं एकदम कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है वह CaCO3 होता है, और इसका नाम क्या है आप लोग बता दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर की, मुख्य प्रदूषक गैस कौन है, तो मुख्य प्रदूषक गैस कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वह मुख्य प्रदूषक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, तो यही CO2 को कहते हैं। शुष्क बर्फ भी CO2 को कहते हैं। पेड़ पौधा कौन सा गैस छोड़ता है, तो CO2 गैस छोड़ता है। कौन सा गैस लेता है, तो ऑक्सीजन यानी O2 गैस लेता है। पूरे वायुमंडल में, यानी पूरे वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पूरे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। तो आपको ये भी याद रख लेना है, पूरे वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, तो पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 21% है। पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2 होता है। और नाइट्रोजन गैस पूरे वायुमंडल में कितना होता है, तो 78%। कितना होता है, तो 78%। तो यह देखिए, ये क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन बता चुके हैं, और यह सभी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग जरूर पढ़िए, आपको बिल्कुल हेल्प होगा बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन तरीके से। और सभी क्वेश्चन आप लोग 10 मिनट आगाड़िए सभी विद्यार्थी से बना लीजिएगा, हमारा गारंटी है 100%। क्वेश्चन पूछा 18 नंबर में कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। आप क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड परीक्षा में कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से। और रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, या हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। कौन सा, तो लोहा तत्व यानी आयरन तत्व पाया जाता है। Fe, लोहा का संकेत Fe होता है, याद नहीं, याद कीजिए। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है।
फिर क्वेश्चन पूछता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि WBC का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है। तो WBC का कार्यकाल 12 से 20 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए? तो 12 से 20 दिनों के लिए होता है। आपको याद कर लेना है WBC का पूरा नाम क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल आपको याद रख लेना है। और RBC का जीवन अवधि 120 दिनों के लिए होता है। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। RBC का पूरा नाम क्या है। तो लाल रक्त कणिकाएं, और उसे क्या बोलते हैं? RBC का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं यानी लाल रक्त कोशिकाएं। आप लोग सिंपल भाषा में समझिए। तो आपको याद हो गया कि नहीं? बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन बनेगा बाबू, सभी भी ऑब्जेक्टिव है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अपवर्तन के कितने नियम है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे। राइट आंसर ए वाला होगा, और यह सभी क्वेश्चन बार बार पढ़ा चुके हैं। फिर क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग भी माना जाता है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है कांच में। कहाँ होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल होती है लगभग 2 लाख कुछ होता है प्रकाश का चाल कांच में। और सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, जो हम आपको बता चुके हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर के, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आएगा। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है। राइट आंसर बी होगा। वाट किसका होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, या शक्ति का SI मात्रक होता है। वाट को W से सूचित करते हैं। यह सभी भी आपको याद होना चाहिए। पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और इसे भी हम कई बार पढ़ा चुके हैं। अगर रेगुलर विद्यार्थी होंगे उनको पता होगा। एम्पियर किसका होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से सूचित करते हैं। जूल ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक होता है, और जूल को J से सूचित करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ लिखने में डाइब्रेशन होता है। और विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव विद्युत विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को V से सूचित करते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर के, पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है। तो छोटी आंत में पूरी होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी। तो 8 से 10 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। फिर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन घुमा घुमा कर, भोजन का पाचन पूरी तरीके से यानी पूर्ण रूप से कहाँ होता है। तो यही छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है। तो मुख से होता है। कहाँ से होता है। तो मुख से होता है। हम लोग पहले भोजन को क्या करते हैं, अपने दांतों से चबाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि दांत कितने प्रकार का होता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो यह सभी भी आपको याद होना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन समझ में आया, और आज का क्लास यहीं पर करते हैं एंड। और यह 20 लगभग 21-20 प्रश्न था। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यह गलत बात है। आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और आप सभी विद्यार्थी ढेर सारा प्यार दीजिए। और तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डाउट हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।